In the name of Allah, the most gracious and merciful. So today I am starting my chapter number 2, which is stress and strain in the axial loading. So first of all, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होती है, हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब आपका जो बार है या कोई भी आपकी कोई ऑब्जेक्ट है या मेंबर है, जब आप उसको ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज आती है। लेट्स सपोज ओरिजिनल लेंथ उसकी जो है वो आपकी L1 थी, तो आपका जो है वो जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो आपकी लेंथ जो है वो L2 हो गई। सो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा L विच इज L2 माइनस L1। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ के साथ, सो द क्वांटिटी जो कि हमारे पास आएगी दैट विल बी एप्सिलॉन, जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं। नाउ अब ये नॉर्मल स्ट्रेन की होती है क्योंकि हम उसके ऊपर फोर्स जो है वो नॉर्मल लगा रहे हैं। जो आपकी फोर्स है वो परपेंडिकुलर है। सो अगर आपकी फोर्स जो है वो टेंसाइल है, सो आपकी लेंथ इंक्रीज होगी। इसकी वजह से जो आपकी स्ट्रेन होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। बट अब अगर आप फोर्स जो है वो पॉजिटिव की बजाय, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने टेंसाइल फोर्स लगाई, अब हम कंप्रेसिव फोर्स अगर लगाएं, सो उसकी वजह से जो हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव पॉइंट्स उसमें आ जाएगा। सो स्ट्रेन आपकी होगी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर आपकी टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेन पॉजिटिव, अगर आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेन नेगेटिव होगी। सो ये आपके पास एक मेंबर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है, एंड कीप इन माइंड कि आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के। ओके, सो क्या होगा, आपका स्ट्रेस किसके इक्वल होगी, फोर्स this one divided by its cross sectional area which is perpendicular to this force. So this is this one. So in this way stress is calculated. अब नॉर्मल स्ट्रेन क्या होगी, आपने फोर्स अप्लाई की, इनिशियली आपकी लेंथ L थी, उसमें स्मॉल चेंज आया डेल्टा। डेल्टा को जब आप डिवाइड करेंगे उसकी ओरिजिनल लेंथ से, सो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन। नाउ अब अगर हम इसकी फोर्स और एरिया की वैल्यू को चेंज करें तो क्या इफेक्ट होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने फोर्स जो है वो डबल कर दी है और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी डबल हो गया। पहले अगर A था तो एरिया हमने 2A कर दी है, फोर्स अगर पहले P अप्लाई कर रहे थे तो हमने 2P कर दी है। स्ट्रेस क्या होगी, 2P डिवाइड बाय 2A। सो 2 कैंसिल, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू P ओवर A। नाउ अगर आप जस्ट फोर्स डबल करते हैं, एरिया आपका जस्ट A रहता है, तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेस जो है वो डबल हो जाएगी। नाउ अगर आप एरिया डबल करते हैं, आपकी फोर्स की वैल्यू सेम रहती है, तो आपकी स्ट्रेस जो है वो हाफ हो जाएगी। नाउ स्ट्रेन किसके इक्वल होगी, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। लेंथ हमने सेम रखी है तो आपकी जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी। नेक्स्ट केस हमारा ये है कि हमने फोर्स जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे वो सेम है, बट आपने उसका क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है आपकी फोर्स भी सेम है, आपने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया। पहले अगर आपकी लेंथ L थी तो अभी लेंथ को आपने 2L कर दिया। सो 2L की वजह से आपकी जो चेंज इन लेंथ है वो भी 2 डेल्टा आएगी। सो what will be stress, force which is same, and cross sectional area which is also same. So what will be strain value, this is 2 delta divided by 2L. So strain will be equal to change in length over original length. So इस तरह हमने ये स्टडी किया कि अगर डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज किए जाएं, सो उसकी वजह से आपकी फोर्स और आपकी स्ट्रेस और आपकी स्ट्रेन की वैल्यूज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है।
नाउ वी हैव द हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ जो है वो हम नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ने के बाद जो है इसको हम स्टडी करते हैं। सो ये आपके पास एक टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है। टेंसाइल टेस्टिंग मशीन यूज़ किसके लिए होती है? इसमें क्या करते हैं आप इस तरह का एक जो है वो स्पेसिमन लेते हैं। ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है, स्टील, कार्बन, सिल्वर, कॉपर, जिस भी मटेरियल को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप इस तरह की शेप का जो है वो एक आप जो है वो स्पेसिमन ले लेते हैं। इसके ऊपर आप 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एक ये पॉइंट, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा। सो इन दोनों के दरमियान आप लेंथ L जो है वो मेजर कर लेते हैं। अगेन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी आपको पता होता है। आप क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे माउंट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये टॉप और बॉटम, ये जो पार्ट है मशीन का, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। टॉप पे फोर्स P डैश लग रही होती है विच इज टेंसाइल फोर्स, एंड बॉटम पे फोर्स आपकी कौन सी लग रही है, P फोर्स। सो आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, आपने क्या किया, फोर्स को डिवाइड कर दिया इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, तो आपके पास स्ट्रेस डेटा आ गया। नाउ स्ट्रेस की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाते हैं। किस तरह इंक्रीज करते जाते हैं, आप ये फोर्स बढ़ाते जाते हैं। फोर्स के बढ़ाने से, क्योंकि एरिया आपका सेम है बट फोर्स बढ़ रही है, सो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ स्ट्रेस की वजह से आपकी इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ओके, सो इसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेन आएगी। सो अब यहाँ पे ये दरमियान में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये इसकी इस L के अंदर जो चेंज आ रही है, ये L इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप ये फोर्स अप्लाई करते जाएंगे ये L इंक्रीज हो रहा। ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपकी इस चेंज इन लेंथ को मेजर करता है। सो आप जब इसको डिवाइड करेंगे चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन डेटा। नाउ अब आपके पास 2 डेटाज आ गए हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। सो आप क्या करते हैं, आप इसको प्लॉट करते हैं। कुछ इस तरह से आपके पास प्लॉट आता है। अब ये जो है, ये प्लॉट लो कार्बन स्टील का है, ये प्लॉट किसका है, एल्यूमिनियम अलॉय का। सो दोनों प्लॉट डिफरेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डेटा है वो आपका लो कार्बन स्टील का डिफरेंट होगा, एल्यूमिनियम अलॉय का डिफरेंट होगा। नो, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। इस ग्राफ के अंदर है क्या, इनिशियली आप जब स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ये सिचुएशन कहाँ तक प्रिवेल करेगी, सिग्मा वाई तक, विच इज, इसको हम कहते हैं सिग्मा वाई, यील्ड स्ट्रेस। सो यील्ड स्ट्रेस तक क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। सो अब हम आते हैं बैक टॉपिक की तरफ, जो कि अभी हमने स्किप किया था। सिग्मा वाई तक आपका जो रिलेशन है वो क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, विच इज सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। सो आपने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो रिड्यूस किया। सो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। ई किसकी इक्वल आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। सो नॉर्मली आपकी जो ई की वैल्यूज हैं वो आपके मेगा पास्कल या गीगा पास्कल के अंदर जो है वो गिवन होती हैं। सो ये जो रिलेशन है आपका, ये आपके इलास्टिक रीजन के अंदर जो है वो वैलिड है। अगर आप इलास्टिक रीजन से बाहर निकल जाते हैं तो आपका जो रिलेशन है वो वैलिड नहीं रहेगा। अब इलास्टिक रीजन कौन सा है, इलास्टिक रीजन जो है ये आपका वो वाला रीजन है जहाँ पे आपकी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्ट्रेन के। सो अब हम वापस आते हैं अपने इस ग्राफ की तरफ। सो इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं। इस ग्राफ के अंदर इनिशियली क्या हो रहा है कि आप जो है वो इनिशियली स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपकी स्ट्रेन के, सिग्मा वाई के। जब सिग्मा वाई से स्ट्रेस आप इंक्रीज करेंगे, विच इज ये आपकी कौन सी वैल्यू है, यील्ड स्ट्रेस। वाई से क्या बनता है, यील्ड। सो आपकी यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यील्डिंग क्या होती है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं यील्डिंग। सो अगर सिग्मा वाई से पहले तक आप जो है वो स्ट्रेस रिमूव करें, सो आपकी स्ट्रेन 0 पे चली जाएगी। बट
अगर आप सिग्मा वाई के बाद स्ट्रेस रिमूव करें, सो आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, सॉरी स्ट्रेन की वैल्यू है, वो दोबारा ज़ीरो पे नहीं जाएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, अगेन स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेन बढ़ती जाती है। बट आप देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन जो है वो नॉन लीनियर है, आपका रिलेशन लीनियर नहीं है। सो अंटिल यू रीच द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच इज सिग्मा यू विच इज द अल्टीमेट स्ट्रेस। सो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि आपका ऑब्जेक्ट बियर कर सकता है। अगर आप सिग्मा यू से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा। सिग्मा यू के बाद आपकी नेकिंग स्टार्ट होती है। नेकिंग का मतलब ये है कि आपका ये जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ का डायमीटर बहुत कम है, टॉप और बॉटम पे जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये नेक बन रहा है, बनना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ये देखें। सो जैसे जैसे टूटता है ये आपका जो सेंट्रल रीजन है ये कम होता जाता है। सो इसको हम कहते हैं नेकिंग। सो ऐसा ऐसा क्या होता है, आपकी एक पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रैप्चर हो जाता है, इसको हम कहते हैं रैप्चर। ये रैप्चर पॉइंट है। रैप्चर पॉइंट के ऊपर जो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा बी, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो अब ये क्यों होता है? अच्छा, इनिशियली हमने क्लास में भी स्टडी किया था कि आपने जो टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेस इज इन ऑब्लिक प्लेन। अगर आपका जो प्लेन है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो अगर परपेंडिकुलर है आपके फोर्स के, सो जस्ट नॉर्मल स्ट्रेस वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, जो आपकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। सो जैसे ही आपकी सेंट्रल पार्ट से जो है वो आपका मटेरियल रिमूव होगा, सो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, सो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इंड्यूस हो जाएगी। सो इसकी वजह से आपकी यील्डिंग स्टार्ट होती है। जब ये ऑब्जेक्ट ब्रेक हो रहा है तो आपका ये जो एंगल बन रहा है, ये आपकी जो ये एंगल बन रहा है ये 45 है। हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब आपका एंगल जो है वो 45 होता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ब्रेक हुआ इस पॉइंट के ऊपर, वो आपकी शेयर स्ट्रेस की वजह से ब्रेक हुआ। नाउ अब आपने देखा कि ये आपका लो कार्बन स्टील का डेटा है, ये आपका एल्यूमिनियम अलॉय का डेटा है। सो हम कह सकते हैं कि क्योंकि हर मटेरियल का जो डेटा है वो डिफरेंट है, सो ई की वैल्यू जो है वो हर एक की डिफरेंट होगी। सो हम कह सकते हैं कि आपके जो मटेरियल की ई की वैल्यू है वो उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ अब अगर आपका कुछ मटेरियल इस तरह का ग्राफ शो करे, किस तरह का, शुरू में आपका लीनियर रीजन हो, देन अगेन आपकी स्ट्रेन बढ़ती जाए स्ट्रेस के बढ़ाने से, आपकी स्ट्रेन बढ़ रही है स्ट्रेस के बढ़ाने से। अगर कोई मटेरियल इस तरह डिफॉर्म हो, उनको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। इसके अपोजिट क्या है, ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? ब्रिटल मटेरियल आपके जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उसमें आपका जो स्ट्रेन की वैल्यू है बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपकी थोड़ी सी स्ट्रेन की वैल्यू के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है। सो इसमें आपकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और जो आपकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो इक्वल होती है। सो रैप्चर पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नेक परफॉर्म नहीं हुआ, जस्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो गया है, जिसमें आपका जो एंगल है वो अगेन 90 है, 45 नहीं है। सो हम कह सकते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस स्ट्रेस की वजह से ब्रेक हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन की वैल्यूज क्या होती है? अगर आप ओरिजिनल एरिया की वैल्यू से डिफाइन करें उसको, सो ये स्ट्रेस आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगी। बट अगर आप एक्चुअल एरिया लें, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी लेंथ इंक्रीज कर रही है तो आपका एरिया जो है वो तो कम हो रहा है। सो अगर आप जो एरिया की वैल्यू कम हो रही है, एक्चुअल वैल्यू वो आप लें, तो इसको हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस। इसी तरीके से आपको पता है लेंथ इंक्रीज कर रही है, सो अगर आप एक्चुअल इनिशियल लेंथ जिसको हम L0 कह रहे हैं, अगर आप वो ले रहे हैं, सो आपकी जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगी। बट अगर आप एक्चुअल लेंथ ले रहे हैं, सो ये जो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू है वो ट्रू स्ट्रेन होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट 1 2 3। सो पॉइंट 1 के ऊपर लेंथ और है, 2 के ऊपर और है और 3 के ऊपर और होगी। सो मैं क्या करूँगा, मैं तीनों पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेन कैलकुलेट करूँगा और उनको सम कर दूँगा। ये समेशन का साइन क्या शो कर रहा है, सम को शो कर रहा है, सम ऑफ चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सो आप देख रहे हैं
कि ये आपके पास डिफरेंट ग्राफ्स हैं मटेरियल के। ये आपका प्योर आयरन का ग्राफ है, ये आपका कार्बन स्टील का ग्राफ है, ये आपका हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील है, ये आपका कौन सा स्टील है, क्वेंच टेम्पर्ड अलॉय स्टील। हर एक का जो डेटा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो डिफरेंट है। सो सबकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू, वो डिफरेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी ई की वैल्यू है वो आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी है। अगर आपका मटेरियल कॉपर है, सो इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट शेप द ऑब्जेक्ट हैव, द वैल्यू ऑफ ई फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल बी सेम। नाउ इलास्टिक वर्सेस इलास्टिक बिहेवियर। इनिशियली आपने देखा कि यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू था। अगर आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेन है वो जीरो पे चली जाती है। सो इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर। बट अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा वाई से इंक्रीज कर दें, विच इज द यील्ड स्ट्रेस, सो क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। सो इस किस्म के बिहेवियर को आप क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर। मतलब अगर आप स्ट्रेस रिमूव करें तो स्ट्रेन जीरो पे ना जाए, so आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। सो इस किस्म के बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर। फटीग लोड क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो आपके लोड्स जो कि आपके साइक्लिक फॉर्म में एक्ट करें, उनको हम कहते हैं फटीग लोड। सो हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, सो अगर आपकी स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा वाई से कम है जो कि यील्ड स्ट्रेस है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इलास्टिक रीजन में है। अगर आप स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्ट्रेन जीरो पे चली जाएगी। बट अगर आप क्या करते हैं, सिग्मा यू से, विच इज अल्टीमेट स्ट्रेस, अगर आप अल्टीमेट स्ट्रेस से स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा। बट ये उस केस में है जब आपका लोड जो है वो कांस्टेंट है, आप कॉन्स्टेंटली आराम से उसको इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका लोड साइक्लिक है, आप जो है वो साइकिल्स की फॉर्म में लोड अप्लाई कर रहे हैं, सो आपका वो फिनोमेना जो है वो रॉन्ग हो जाता है। फिर आप जो है वो फटीग को कंसीडर करते हैं। सो ये आपका एक स्ट्रेस versus number of cycles required to fail the object। ये आपकी एसएन डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि आप जो है वो एक मेंबर लेते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एक खास साइकिल के बाद आपका जो है वो मेंबर ब्रेक हो जाता है। सो अब क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 45 स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं लगाऊं किसी भी मेंबर के ऊपर, तो 10,000 साइकिल के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। सो जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये नंबर ऑफ साइकिल कौन से हैं कि इतने नंबर ऑफ साइकिल्स की स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट फेल होगा। सो ये नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपके स्ट्रेस के कम करने से नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो स्ट्रेस की जब वैल्यू एक सर्टेन लिमिट से कम हो जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्योरेंस लिमिट, आपकी जो फटीग है उसकी वजह से आपका फेलियर अकर नहीं होता, चाहे आप जितनी मर्जी दफा फेलियर जो है वो फोर्स अप्लाई करें। सो आपको स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो एंड्योरेंस लिमिट से कम रखनी है। अब ये जो एंड्योरेंस लिमिट है ये फाइंड किस तरह करते हैं, ये आपकी एक्सपेरिमेंट से करते हैं। जिस तरह भी हमने एक्सपेरिमेंट किया कि आप जो है ना वो स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू करें, सो आप देखेंगे कि एक खास नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो आप स्ट्रेस कम करते जाएं, देखेंगे कि कितने साइकिल्स के बाद वो ऑब्जेक्ट ब्रेक होता है। इसी तरीके से आपके पास ये इस स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो अचीव होती है। नाउ डिफॉर्मेशन अंडर एक्सियल लोडिंग। हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास फोर्स भी है, लेंथ भी है, एरिया भी है, और इस मटेरियल का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि आपकी क्या वैल्यू थी, ई। सो अगर वो हमारे पास ये चारों पैरामीटर्स हैं, सो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि इसके लेंथ कितनी इंक्रीज होती है इस फोर्स के अप्लाई करने से। सो क्या होगा आपके पास, हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा ओवर ई। सो ई वैसे नीचे है, सिग्मा किसके इक्वल हुआ, फोर्स ओवर एरिया के। नाउ लेफ्ट साइड पे चेक करें, लेफ्ट साइड पे क्या है, एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ।
इसको अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे और बॉटम वाला एल इधर शिफ्ट कर देंगे, सो चेंज इन लेंथ आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी मुख्तलिफ सेक्शंस है, हर सेक्शन पे उसका लेंथ कुछ और है, उसका जो है वो एरिया कुछ और है, उसका मटेरियल कुछ और है, फोर्स कुछ और लग रही है, तो आप हर सेक्शन के ऊपर चेंज इन लेंथ अलग-अलग फाइंड करेंगे, एंड पे उनको सम कर देंगे। सो ये जो आपका समेशन साइन है ये आपका सम को शो कर रहा है। और आई क्या है, नंबर ऑफ सेक्शंस। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट के मेरे पास 3 सेक्शन है, सो यहाँ पे ऊपर एरिया कुछ और है, ये मटेरियल कुछ और है, फिर और नीचे नीचे आ जाए तो एरिया कुछ और होगा, उससे नीचे अगर कुछ एरिया और है, सो क्या होगा, मेरे पास 3 सेक्शन है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 3, आई फ्रॉम 1 to 3। सो रिलेशन क्या आ जाएगा, P1 L1 ओवर A1 E1 प्लस P2 L2 ओवर A2 E2 प्लस P3 L3 ओवर A3 E3। सो इस तरीके से आप जो है वो चेंज इन लेंथ फाइंड कर लेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें क्या हो रहा है कि इस साइड के ऊपर आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज़ दी 30 किलो पाउंड, इस साइड पे ये 45 किलो पाउंड है, ये 75 किलो पाउंड है। आपके पास जो है वो E की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू भी गिवन है, स्मॉल d भी गिवन है। इस D से आपके पास एरिया आ जाएगा, E की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास लेंथ भी गिवन है। सो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो सेक्शन है जहाँ पे आपकी लेंथ चेंज हो रही है, सो हमने क्या करना है, हमने वहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो ये रॉड है इनको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो, उसके बाद उसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हम फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आपकी जो टोटल रिएक्शन फोर्सेस हैं वो फाइंड करेंगे। सो ये आप देखें, सबसे पहले आप बॉटम सेक्शंस पे चले जाएं। सो आपके पास क्या होगा, लेफ्ट वाली फोर्सेस को एक साइड पे ले लें, जो राइट वाली फोर्सेस हैं उनको एक साइड पे ले लें। लेट्स सपोज ये देखें, P1 रिएक्शन फोर्स प्लस 45 इज इक्वल टू 30 प्लस 75। सो आपके पास यहाँ से P1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 60 इंटू 10 रेज पावर 3 पाउंड। नेक्स्ट P2, P2 और 45 एक डायरेक्शन में है, सो इनको प्लस करें, P2 प्लस 45 इज इक्वल टू 30। सो 45 इस साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, -15 इंटू 10 रेज पावर 3 पाउंड। इसी तरीके से P3 विच इज इक्वल टू 30। सो आप फार्मूला लगाएं, आपके पास जो है वो E भी मौजूद है, P1 भी मौजूद है, L1 भी है, A किस तरह निकाला है हमने, पाई d स्क्वायर बाय 4 से, हमारे पास डायमीटर गिवन है, सो हमने फार्मूला अप्लाई किया, पाई d स्क्वायर ओवर 4। सो इस तरीके से आपके पास टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल एक्सटेंशन जो कि इस मेंबर के अंदर है, वो आपके पास टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास एक और मेंबर है, सॉरी न्यूमेरिकल है, जिसमें क्या किया हुआ है हमने कि ये एंड पे एक 30 किलो न्यूटन की फोर्स लगाई हुई है। अब ये जो आपका डिस्टेंस है 0.4 है, CD क्या है 0.3। सो आपका जो मेंबर ये इसका 0.4 है, ये 0.2 है, ये 0.4 है। अब ये जो मेंबर है BDE ये रिजिड है, सो इसके अंदर कोई आपकी डिफॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ अगेन ये आपके पास एक पॉइंट हमने स्किप किया था लेक्चर के अंदर कि जो आपका मेंबर AB है वो क्योंकि एल्यूमिनियम से है तो उसकी E की वैल्यू चेंज है 70 गीगापास्कल, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो 500 है, और जो मेंबर CD है वो स्टील का है, उसकी E की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि दोनों की जो E की वैल्यू है वो डिफरेंट है। सो हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट B, C और E इनके ऊपर डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। सो सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो अप्लाई करें। उसके बाद क्या करें कि मेंबर AB और मेंबर CD इसमें जो है वो आप इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। फिर आप क्या करें कि जो आपकी ज्योमेट्री का नॉलेज है उसको यूटिलाइज करते हुए पॉइंट E के ऊपर आप जो है वो डिफ्लेक्शन फाइंड करें। सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है आपकी, ये आपकी इस यहाँ पे फोर्स लगी 30। नाउ ये जो मेंबर है आपका ये टेंशन में है क्योंकि ये इससे आप इसको नीचे दबा रहे हैं। सो ये वाला जो मेंबर होगा ये टेंशन में होगा, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रही है। ओके, नाउ ये वाला जो मेंबर है आपका ये कंप्रेशन में है, सो रिएक्शन फोर्स आपकी डाउनवर्ड लगेगी। लेकिन
क्योंकि बुक में उन्होंने अपवर्ड दिया हुआ है, सो आप इसको अपवर्ड ही कंसीडर करें। नो, मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0। पॉइंट बी के ऊपर मोमेंट कौन सा है, 3 फोर्सेस लग रही हैं, इस फोर्स का मोमेंट तो 0 होगा क्योंकि इसका मोमेंट आर्म 0 है। इस फोर्स की वजह से क्या मोमेंट आर्म होगा, सॉरी मोमेंट होगा FCD into moment arm which is 0.2. So this one FCD into 0.2, 30 into 0.4, 30 into total distance from E to B which is 0.6. So एक को हमने नेगेटिव लिया, एक को पॉजिटिव लिया, क्यों, क्योंकि एक जो है वो क्लॉकवाइज में जा रहा है, एक काउंटर क्लॉकवाइज में जा रहा है। सो आपके पास इस तरह आ गया। नाउ पॉइंट डी कंसीडर करें, अगेन 3 फोर्सेस हैं, इस फोर्स की वजह से जो आपका मोमेंट है वो 0 होगा। सो क्या करें आप, 2 फोर्सेस रहेगी आपके पास। सो एक फोर्स ये है FAB इंटू 0.2, ये 30 इंटू 0.4। सो हमने दोनों जो है वो आपकी क्लॉकवाइज में जा रही हैं, हमने दोनों को नेगेटिव ले लिया है, या दोनों को पॉजिटिव ले लिया। तो आपके पास जो फोर्स है ये 60 आ जाएगी। सो आपके पास चीज़ें गिवन है, मेंबर जो ये पॉइंट आपका कौन सा है B, सो मेंबर AB के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी आपको गिवन है, मेंबर AB की लेंथ भी आपको गिवन है, एरिया भी उसने दिया हुआ है, E की वैल्यू भी आपको दी गई है। सो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B ये आपके पास फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ D, D के ऊपर कौन सा मेंबर है, मेंबर CD। सो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो कौन सी थी, FCD। सो ये फोर्स भी आपको पता लग गई, लेंथ भी इसकी पता है आपको 0.4 थी, एरिया उसको आपको गिवन है, E की वैल्यू भी गिवन है। सो आपकी डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट आपके पॉइंट D के ऊपर ये भी आपको फाइंड हो गई। नेक्स्ट, ये आप देखें पॉइंट E आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है, सो E से E डैश की तरफ मूव कर जाएगा। पॉइंट D अगेन डाउनवर्ड मूव कर रहा है क्योंकि ये टेंशन में है, सो D से D डैश पे चला जाएगा। पॉइंट B जो है वो आपका अपवर्ड मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपका मेंबर AB किस में है, कंप्रेशन में, सो B से ऊपर B डैश पे चला जाएगा। सो अगेन हमने क्या कहा था कि आपका जो ये मेंबर है BDE ये आपका क्या है, ये आपका रिजिड है। इन शॉर्ट कि इसकी अगर आप इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करें, सो आपकी जो इसमें डिफ्लेक्शन है वो नहीं आएगी। सो जस्ट आप क्या करेंगे, अगर आपका पहले मेंबर इस तरह था तो वो इस तरह आपका डिस्प्लेस हो गया। सो अब हमारे पास ये हमने फाइंड कर ली थी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D ये भी हमने फाइंड कर ली थी। अब हमने डिफ्लेक्शन एट पॉइंट E फाइंड करनी है। सो ये डिस्टेंस हमें पता है D से E तक, ये देखें D से E 0.4, B से D 0.2। नो, जो पॉइंट ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है इसको H हमने कह दिया, H से D तक हमने X का है। सो ये टोटल 200 है या 0.2 है, सो ये X है, तो ये कितना बच जाएगा, 200 माइनस X। सो अब आप सिंपली जो है वो रेशियो फार्मूला फाइंड करें। ये आपके पास क्या है, B डैश, पहले ये देखें ये एक डिफ्लेक्शन ये और ये डिफ्लेक्शन, इनकी रेशियो, देन ये डिस्टेंस और इससे नेक्स्ट डिस्टेंस इसकी ये आपके पास आ गया। सो यहाँ से आपके पास X आ जाएगा। नेक्स्ट आप ये पोर्शन कंसिडर करें H और E, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कौन कौन सी है, E डैश ओवर D डैश, ठीक है। देन आप डिस्टेंस लें, 2 डिस्टेंस आप लेंगे HE ओवर HD। सो आपके पास 2 डिस्टेंस है HE और HD। सो इसका आप रेशियो लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपको डिफ्लेक्शन आ जाएगी एट पॉइंट E। अच्छा, अभी तक जो हमने टॉपिक्स जो है वो स्टडी किया या न्यूमेरिकल्स लिखे, उसमें क्या होता था कि हम सिंपली 2 फॉर्मूलाज लगाते थे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट शुड बी 0 और सम ऑफ ऑल द मोमेंट शुड बी 0। इन शॉर्ट कि हम स्टैटिक्स को अप्लाई करते थे, हम उसके अननोन फोर्सेस को फाइंड करने के लिए। अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि स्टैटिक्स का नॉलेज जो है उसकी बेस पे हम अननाउंस जो है वो फाइंड ना कर सके, सो इस किस्म के प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, स्टैटिक इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इक्वेशंस जो है वो एक ही बन रही है, लेकिन ये आपके पास ये फोर्स है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, टॉप पे रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी। सो
आप जो है वो इनको फाइंड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिएक्शन फोर्स जो कि पॉइंट बी के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है उसको अलग कर देते हैं, जिस तरह हमने ये किया हुआ है। आप ये फोर्स आप डाउनवर्ड लगा रहे हैं, सो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स किधर प्रोड्यूस होगी, अपवर्ड। इसको हमने सेपरेट कर दिया। नाउ ये टेंसाइल फोर्स है, इसकी वजह से ये मेंबर एक्सटेंड होगा। लेट्स सपोज मैंने कहा पॉइंट बी के ऊपर ये जो सपोर्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सो उसमें चेंज इन आएगी लेंथ, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, वो क्या होगी, डेल्टा एल। सो इसको मैं सेपरेट कंसिडर कर लूंगा। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा सो आपके पास चेंज इन लेंथ तो जीरो हो जाएगी क्योंकि आपने सपोर्ट ऐड कर दी है, लेकिन आपके पास रिएक्शन फोर्स आ जाएगी। सो इस ये जो हम ऐड कर रहे हैं रिएक्शन फोर्स को प्लस आपका जो चेंज आ रही है लेंथ के अंदर, जो एक्सटेंशन आ रही है, इसको हम कहते हैं सुपरपोज्ड मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ ये देखें, यहाँ पे हमने ये रिएक्शन रिमूव किया, ओके। उसके बाद फिर हमने इसमें ऐड कर दिया। जिस रिएक्शन को हम आप उसको रिमूव कर दें, जस्ट कि हमने उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसमें हम वो रिएक्शन फिर ऐड कर दें, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडंडेंट रिएक्शन। सो ये एग्जांपल है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। सो अभी इसको हम जो है वो स्किप करते हैं, ओके। ये इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेसेस। सॉरी, आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, लेकिन अगर उसके दोनों साइड पे सपोर्ट है तो क्या होगा, एक्सपेंड तो नहीं करेगा लेकिन इसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी। सो अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को साइड्स के साथ होल्ड किया हुआ है लेकिन आप उसको हीट कर रहे हैं, सो क्या होगा कि उसके अंदर अब एक्सपेंशन तो प्रोड्यूस हो नहीं सकती। सो उसमें क्या करते हैं फिर हम कि उसमें एक्सपेंशन तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, सो उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, सो उनको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेसेस। सो अब इसको हम फाइंड किस तरह करते हैं, अगेन जिस तरह हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम। नंबर 1, अगर मैं इस सपोर्ट को रिमूव कर दूं सो टेम्परेचर की वजह से उसमें एक्सपेंशन आएगी, वो कितनी होगी, डेल्टा टी। नाउ अगर आप इस सपोर्ट को दोबारा लगा दें तो जो आप पास ये चेंज आई है डेल्टा टी, ये जीरो हो जाएगी। डेल्टा पी इस फोर्स जो कि रिएक्शन फोर्स ये लगा रही है, इसने जो चेंज आई है इसको वापस पॉइंट बी के ऊपर कर दिया है। सो ये जो रिएक्शन फोर्स है किसकी, इस सपोर्ट की, उसने क्या किया है कि डेल्टा टी जो डिफ्लेक्शन आई थी उसको बैक कर दिया डेल्टा पी। इट मींस कि जो डेल्टा टी है वो इक्वल है डेल्टा पी के, लेकिन आपका साइन है वो अपोजिट है। सो ये जो आपकी चेंज इन लेंथ है टेम्परेचर की वजह से, ये आपकी इक्वल है अल्फा डेल्टा टी इंटू लेंथ। जब अल्फा क्या चीज है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ये आपके हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। नाउ अब इस फोर्स की वजह से इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगी वो कितनी होगी, ये हमने लास्ट टाइम ये फॉर्मूला पढ़ा है, यो रिएक्शन फोर्स इनटू लेंथ डिवाइड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ई। नाउ टोटल डिफ्लेक्शन कितनी थी, बॉडी यहां पे थी पॉइंट बी पे, वापस पॉइंट बी पे आ गई है, सो टोटल डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो है। सो हमारे पास डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। सो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। अब थर्मल स्ट्रेस किसके इक्वल होती है आपको पता है, फोर्स ओवर एरिया के। सो फोर्स ओवर एरिया को इस इक्वेशन में से सेपरेट करें, सो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ई अल्फा डेल्टा टी, ये आपके पास थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। इट मींस कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, अगर हमारा टेम्परेचर 10 से 20 सेंटीग्रेड हुआ है, सो डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपका, 20 माइनस 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उस मटेरियल की ई की वैल्यू डालेंगे, उस मटेरियल के जो है उसके अंदर अल्फा की वैल्यू डालेंगे, सो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पॉइजन्स रेशो है। सो अभी हम जो है वो ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर करते हैं। सो दिस वाज एनफ फॉर टुडे। अभी जो है वो आप हम पॉइजन्स रेशो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। सो अगर आपको इसमें जो अभी वीडियो लेक्चर हुआ है कोई इशू होता है, सो आप जो है वो जो लेक्चर हमारा क्लास के अंदर होगा उसमें से ही आप जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।